इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से नीट के एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं, 2 से 3 तो मिनिमम आते ही हैं। और अगर ये चैप्टर आपका सही नहीं हुआ तो जो रिलेटेड चैप्टर्स है जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट और उससे पहले वाला मैग्नेटिज्म इन मैटर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इन सब में आपको समस्या आना तय है। तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छा रखना ही है क्योंकि ये एक कनेक्टिंग लिंक वाला चैप्टर है। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करते हुए हमने एक डिस्कशन पहले लिया आपको और दूसरा डिस्कशन लेके हाजिर है हम आज। हेलो एंड वेलकम टू साइंस ट्रेन। मैं हूं डॉक्टर आलम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सेकंड और लास्ट पार्ट रिवीजन में आप सबका वेलकम है। चलिए क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है और ये जो क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट पे है वो ये कि अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी एल लेंथ के रॉड को चलाते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जैसे ये पूरे क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड है जो कि है इस क्वेश्चन में भी, तो उस पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो मोशनल ईएमएफ कहते हैं आप, वो होगा बीएलवी। ठीक है ना। इसके वजह से ये टच में है, ये यू शेप्ड जो मेटल का रॉड है उससे, इसके वजह से इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। तो करंट, अगर इसका रेसिस्टेंस आर है तो आप कहें करंट ईएमएफ बाई आर होगा, मतलब बीएलवी बाई आर होगा। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं। अब ये देखिए, चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है चारों तरफ क्षेत्र में, ईएमएफ उसके वजह से पैदा हुआ और ईएमएफ की वजह से करंट आया। अब देखिए क्या होगा कि जो करंट आएगा, ये करंट रखता हुआ ये रॉड खुद मैग्नेटिक फील्ड में है। तो अगर किसी करंट कैरिंग वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। ठीक है ना। और वो फोर्स कितना लगेगा, तो आप कहेंगे BIL वेक्टर फॉर्म में IL क्रॉस B होता है। तो आप जैसे याद रखने ILB याद रखिए या BIL व्हाटएवर। ठीक है ना। ये फोर्स लगेगा, उस पे फोर्स लगेगा। तो अगर आप वो क्या कहते हैं, इसको छोड़ देंगे आप, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। फोर्स के अपोजिट, जिधर फोर्स लगा होगा उसके अपोजिट आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तब इसका मोशन मेंटेन होगा इस वेलोसिटी से। यहां पे v क्या है, वेलोसिटी है, तब वो मोशन मेंटेन होगा। तो उस हिसाब से अगर आपसे पूछे कि कितना हमें पावर लगाना पड़ेगा, तो पावर जो होगा वो फोर्स इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है ना। इतना एनर्जी पर यूनिट टाइम हमें वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तब जाके ये मेंटेन होगा, वरना ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक तो ये बात है। अब फोर्स में जरा ये देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर का वो तो ठीक है। ये जो करंट आया है, BL को एक साथ ले लीजिए, करंट आया है उसको जरा फिर से लिखिए, तो BLV बाई आर। तब आप देखेंगे कि ये मामला हो रहा है B²L² V बाई आर। और जब पावर पूछ रहा है, ये ध्यान रखिए, अब ये किसके किसके प्रोपोर्शनल है, B और L के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। लेकिन जब पावर पूछेगा तो एक और वेलोसिटी आ जा रहा है, मतलब इसमें सब ऊपर में स्क्वायर हो जाएगा, B²L² V² बाई आर। ठीक है ना। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें। हाँ, अब इसमें एक नया चीज ये जोड़ा है कि ये रॉड का कह रहा है कि अगर इसका मास m है, ठीक है ना, तो mg नीचे लगेगा। वही फोर्स जो वर्क डन करेगा, अगर वो इसके बराबर हो जाएगा तो ठीक है, F बराबर mg लिख देंगे, हो जाएगा। ठीक है ना। तो आइए यहां पे F को कह रहा है वो mg लिखने के लिए, और कुछ नहीं। ठीक है ना। जैसे ही F को mg लिखे तो जो पावर है, ठीक, पावर है वो F इंटू V है। ठीक, तो द हीट डिसिपेटेड रेजिस्टर पर सेकेंड पावर ही पूछ रहा है, तो इसलिए V की जगह उठा के अब आप उसको लिख देंगे। ठीक, F जो है वो क्या है, तो कहिएगा mg है, F mg है। और वेलोसिटी कितना है, तो वेलोसिटी देने रखा है तो यहां से उठा लाएंगे, क्या है, तो mg कैपिटल R डिवाइडेड बाई B²L² V m² G² R डिवाइडेड बाई B²L²। V की जगह डाले हैं, ये वाला रॉन्गली पुट हो गया है, तो B² L²।
ठीक है ना, कोई कट रहा होगा तो कट दीजिए, और नहीं कट रहा होगा तो सब रह जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है, इसलिए सभी रहेगा। बढ़िया क्वेश्चन था कि आप फोर्स, वर्क एनर्जी, पावर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लक्स चेंज सब को जोड़ता हुआ ये पहले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। 34 में कह रहा है कि एसी जनरेटर इनिशियली एट t बराबर 0 द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए प्लेन ऑफ द कॉइल अगर पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, इसका प्लेन का परपेंडिकुलर भी ऐसे, ठीक है ना, तो एरिया वेक्टर तो खुद ही परपेंडिकुलर होता है ना इसके, तब कुछ नहीं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है, बात खत्म। ऐसे क्वेश्चन में आप जानते हैं, तो इसलिए दोनों पैरेलल है, क्लियर हो गया। एरिया वेक्टर विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद टाइम। तो देखिए आप कहेंगे जो फ्लक्स होता है ये बी ए कॉस थीटा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल थीटा है, वो तो 0 डिग्री है बोल दिया, cos 0 1 मतलब बी ए हो गया, मतलब ये मैक्स हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। अब आप ईएमएफ इंड्यूस कहेंगे तो माइनस डी फाई बाई डी टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि बी ए कॉस थीटा तो माइनस, अच्छा थीटा की जगह लिख दे ओमेगा टी थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं, चलिए ना, मैक्सिमम था तो जाहिर सी बात है उस समय मैक्सिमम ईएफ मिलेगा, क्वेश्चन तो इतने पे बन गया। लेकिन आप जानते हैं कि डी फाई बाई डी टी यहां से अगर करते हैं तो माइनस साइन क्या कहते हैं बी ए और ओमेगा बाहर आ जाएगा, और साइन कॉस का साइन होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, इसलिए माइनस यहां आ जाएगा, ठीक है ना। और पहले से एक माइनस था इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये जो है अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, और हम लोग देखेंगे एक और रिवीजन तुरंत लेके आ जाएंगे हम, जिसमें कि अल्टरनेटिंग करंट के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये बात है, ये एक नंबर ऑफ टर्न के लिए है, इसमें अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो कैपिटल N बाहर ला देंगे, क्लियर, ऐसी कुछ बातें। ये क्वेश्चन सिर्फ कह रहा है कि आपको दिख रहा है कि t बराबर 0 पे दोनों पैरेलल होगा, थीटा 0 होगा, मैक्सिमम होगा, तो ग्राफ किधर से शुरू करना है, मैक्सिमम से शुरू करना है, मैक्सिमम से शुरू करना है, बस इतना ही कह रहा था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी देखिए, हम भी देखें। हाँ, दो बल्ब हैं, दोनों आइडेंटिकल है, कोई दिक्कत नहीं है। t बराबर 0 पे जब स्विच को बंद किया गया और बल्ब जब ग्लो करना शुरू कर दिए अपने फुल इंटेंसिटी में, पूरा ब्राइटनेस आ गया। अच्छा ये कब होगा, जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो t बराबर 0 पे दोनों बल्ब 0 इंटेंसिटी होगा, नहीं जल रहा होगा, ये थोड़ी देर में जलेगा। ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, सब आप जानते हैं, ठीक है ना। ग्रोथ ऑफ करंट होगा इसमें, जब शुरू में इनिशियली ये मैक्सिमम अपोज करेगा तो दोनों नहीं जाने देगा उसको, तो शुरू में ऐसा होगा। अच्छा ये दोनों बल्ब की सेम कहानी चल रही होगी, बिल्कुल सही बात है। तो एट t बराबर 0 बोथ बल्ब्स ग्लोज, नहीं t बराबर 0 पे ग्लो ही नहीं करेगा, तो गया पहला। एट t बराबर 0 नो बल्ब ग्लो, सही है, सही है, तो आगे पढ़ने की जरूरत है क्या। एट t बराबर 0 ओनली बल्ब वन, नहीं भाई। आफ्टर की इज ओपेन्ड, बाद में जब इसको ओपन का मतलब ऑफ किया गया, बोथ बल्ब ग्लोज विथ इक्वल इंटेंसिटीज एनी टाइम, नहीं नहीं, ये तब होता है जब इसको आप ओपन करके और फिर ये वायर को ला के इससे सटा देते, बैटरी को हटा के खाली इसको कनेक्ट कर देते, तब क्या होता, इसके अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी है हाफ Li², और इसके अंदर भी हाफ Li²। आप कहेंगे सारी यहाँ पे I/2, यहाँ पे I/2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2I करंट ले लिया है, जाओ ना भाई, ठीक। तो ये हाफ Li² जो दोनों पे एनर्जी पड़ा हुआ था, अब उसको एक चैनल मिलेगा और वो कहेगा कि वापस चलिए, तो बिना बैटरी के थोड़ी देर तक बल्ब ग्लो करेगा। ऐसा तो कुछ लिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ लिख नहीं रहा है, तो इसलिए जो आंसर हमें मिल चुका है वहीं पर रुकेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंडक्टर जो है ये एनर्जी को स्टोर कर सकता है मैग्नेटिक फॉर्म में। तो मैं आपसे पूछूं कैपेसिटर किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो कहिएगा इलेक्ट्रिक फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फॉर्म में। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोनों प्लेट्स के बीच, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होता है इंडक्टर यानी सोलेनॉइड के अंदर। जहां पे फील्ड होगा वहां पे एनर्जी होगा, ठीक। कैपेसिटर में हाफ CV² एनर्जी होगा, तो यहां पे एनर्जी हाफ Li² होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। द करंट इन अ कॉइल इज चेंज्ड फ्रॉम 5 एम्पीयर से 10 एम्पीयर बढ़ाया जा रहा है, बहुत बढ़िया। इन टाइम दे दिया, यानी 50 मिलीवोल्ट पैदा हुआ है।
दूसरे कॉइल में जो आसपास में है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में आपको ध्यान क्या रखना है, ईएमएफ अगर पहले कॉइल का ले रहे हैं तो माइनस ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है और डी बाई डी टी ले रहे हैं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब दोनों के बीच का इंडक्टेंस तो एम रहेगा। ईएमएफ में और करंट में आपको बताना होगा कि किसका ईएमएफ और किसका करंट। तो अगर पहले का ईएमएफ ले रहे हैं तो दूसरे का करंट, ठीक है ना, और इसी प्रकार से अगर दूसरे का ईएमएफ ले रहे हैं तो पहले का करंट। यही बात है, ये छोटी सी बात का ध्यान रखना होता है। तो रिवीजन वाली बातें ये इंपॉर्टेंट थी। तो ये देख के कुछ कह रहा है, ठीक है बाबा, ओके। तो 50 मिली वोल्ट है, ठीक है ना, और अभी तो हमको कुछ ये माइनस होने से मतलब नहीं है, सीधे मैग्नीट्यूड बताइए, काम खत्म कीजिए ऐसे क्वेश्चन में। और ये भी वही कह रहा है म्यूचुअल, हाँ, कितना से कितना चेंज हुआ है, तो कहिएगा एम चेंज कितना से हुआ है, तो 10 में से 5 गया 5, और नीचे टाइम कितना में चेंज हुआ है, 10⁻²। ओके, तो m इज इक्वल टू, इधर लाइए, 50 गुना 10⁻−5 डिवाइडेड बाई 5 कितना हुआ, तो आप कहेंगे 10 10⁻4 10⁻⁻4। कहीं पे कुछ छूट रहा है क्या, था म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज 5 से 10 हुआ है -2, अनदर कॉइल नियर बाई इट, बहुत बढ़िया। तो ये इंड्यूस हुआ सही जा रहे हैं, 10⁻4 तो माइक्रो तक ले गया है, तो अभी ले जाइए इसको माइक्रो में ले जाकर -6 करना पड़ेगा, तो इसलिए 100 करना पड़ेगा, उसके पहले 100 करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हेनरी में आएगा और -6 को गैप कर देंगे, तो यहां पे माइक्रो लिख देंगे। ओके ओके, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि सिंपल, जो आप पहले से किरचॉफ्स लॉ किसी सर्किट के लिए लिखते हैं, तो अब उसमें इंडक्टर भी आ जाए तो कोई परेशानी नहीं ना है भाई, कल हो कि कैपेसिटर आ जाए उसमें कोई परेशानी नहीं है, बस ये चेक किया जा रहा। तो जल्दी से हम लोग देखिए, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि अगर एलोंग द करंट चलते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है ना। और सेल के लिए क्या, तो बड़े वाले से छोटे पे तो ड्रॉप होगा। इसके लिए क्या, तो इसके लिए ये अपोज करता है, इसलिए -L/di/dt, यही नहीं इसका ईएमएफ है। तो बस कुछ नहीं, जल्दी से लिख डालिए इक्वेशन। आप कहेंगे हम चलना शुरू किए कहां से, तो जिसके जिसके बीच डिफरेंस पूछ रहा है, ए और बी के बीच पूछ रहा है, नाम पहले आया है तो पहले लिखेंगे VA -5 गुना करंट कितना है 1, उसके बाद फिर 15 वोल्ट और गिरा -15, और फिर इंडक्टर आ गया, उसके लिए लिखिए -L कितना दे रहा होगा, दे रहा होगा अच्छा L इफ द करंट, ठीक है ना, हाँ L फिगर में दे रहा है, ओहो 5, और di/dt दे रहा है 1, और पहुंच गए कहां, तो VB पे। ये बात जैसे आपके मुंह से निकले पहुंच गए, तो इज इक्वल टू का साइन दे देना है। चलिए इधर आइए, अब VA - VB पूछ रहा है, मतलब VB को उठा के इधर लाइए, तो बाकी सब उठा के ले, सब प्लस हो जाएगा माइनस से। 5 15 20 25, जल्दी करो आंसर। ओके, ये कॉन्सेप्ट रिवाइज किया हम लोग। आइए थोड़ा सा और उसमें खूबसूरती लाते हैं। आपको पता है कि जैसे स्विच को ऑन करेंगे किसी भी इंडक्टर से t = 0 पे करंट 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो पहले अपोज करेगा जम के, भाई नहीं जाने देंगे। अगर आप ग्रोथ करा रहे हैं तब, ठीक है ना, और इंडक्टर पहले से चार्ज कर लिए हैं, उसको गिराएंगे तब तो वो t = 0 पे ऊपर से गिरेगा ना जी, पहले से रहेगा। बात हो रही है यहाँ पे जैसे ऑन किया गया, ये बैटरी कहेगा कि चलो करंट को, ठीक है ना, तो t = 0 पे जैसे आप ऑन कीजिएगा, देखिए 2-3 कंडीशन ही दे रहा है, t = 0, t = 0, t = इन्फिनिटी। t = इन्फिनिटी का मतलब स्टेडी स्टेट। तो इन्फिनिटी पे, स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, तो इंडक्टर ऐसे बिहेव करता है जैसे कहता है आप हमारे से जाइए, हमारा कोई रेसिस्टेंस नहीं है। और t = 0 पे वो इनफाइनाइट रेसिस्टर की तरह बिहेव करता है, कौन, इंडक्टर। बस यही कॉन्सेप्ट था। तो जैसे ऑन करेंगे तो t = 0 पे ये पूरा विरोध करेगा, तो ये ऐसे है जैसे है ही नहीं, तो करंट केवल यहां से जा रहा होगा t = 0 पे। आप जानते हैं थोड़ी देर के लिए वो भी जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर डीसी को इसलिए थोड़ी देर बाद अलाउ नहीं करेगा, जैसे ही ये चार्ज हो जाएगा तो कहेगा हो गया, काम खत्म, अब करंट खत्म आपका, ठीक है ना। तो दोनों का कहानी ऐसा है कि ये शुरू में नहीं जाने देगा, अब बाद में जम के जाने देगा, ये शुरू में जम के जाने देगा और बाद में नहीं जाने देगा, बस इतना ही फर्क है। हो गया बात, आप समझ गए। तो एट t = 0 ये खत्म है, तो केवल ये वाला रहेगा, तो इसलिए उस समय I1 I3 दोनों बराबर हो जाएगा। और वो रास्ते में कितना रेसिस्टेंस मिल रहा है, तो 3R है, ये सही है, ठीक है ना ये बात। और I1 E/3R, और ये भी 3/R, बिल्कुल सही लिख रहा है। तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट हो गया जी।
ठीक, जरा चेक कर लो बाकी को भी। एट टी बराबर 0 तो बातें हम लोग चेक कर लिए हैं, तो टी बराबर 0 दूसरा इन्फिनिटी को चेक कर लिया जाए, क्योंकि बोथ का ऑप्शन है। जब इनफाइनाइट टाइम मतलब स्टेडी स्टेट, आप इनफाइनाइट टाइम का मतलब जीवन भर का नहीं समझ लीजिएगा, कुछ सेकंड बाद ही उसके लिए इनफाइनाइट है। तो ये कहेगा हम कोई विरोध नहीं करेंगे, जाइए इधर से। अब कुछ सेकंड बाद ही कहेगा हम जाने ही नहीं देंगे, ये गायब हो जाएगा, ये बच जाएगा। तो उस समय केवल ये वाला सर्किट ओपन रहेगा। तो I1 उस समय क्या हो जाएगा, I2 के बराबर हो जाएगा, और वो 2R रास्ते का मिल रहा है, रास्ते का 2R मिल रहा है। तो I1 वही मिलेगा और इस रास्ते का I2 वही मिलेगा। ये भी सही है, मतलब बोथ 1 and 3। बढ़े आगे। यस, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। आर्मेचर कॉइल है जनरेटर का, उसका नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया 20, एरिया दे दिया, ठीक है बाबा, एरिया दे दिया। हाउ फास्ट शुड इट बी रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, बी दे दिया, ठीक है। सो दैट द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट इज 160 वोल्ट। अब जानते हैं कि जो फाई है वो एन बी ए कॉस ओमेगा टी, और जो ईएमएफ है वो माइनस डी फाई डी टी, तो वो एक ओमेगा बाहर आ जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ नहीं, ये ऐसी है। तो जो पीक है वो देके आप जानते हैं यही है ना पीक, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको लिख सकते हैं। ई नॉट बराबर क्या है तो कहिएगा वेयर ई नॉट, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एन बी ए ओमेगा है। बात खत्म हो गया, फिजिक्स इतने था, बाकी आप देख लीजिए क्या देखे, क्या पूछ रहा है, ओमेगा पूछ रहा है जी, ओमेगा पूछ रहा है, तो ओमेगा हो जाएगा ई नॉट बाई एन बी ए। जल्दी किया जाए। और इतना ही नहीं, ये जो आएगा ये रेडियन में आएगा, ये आरपीएस में कह रहा है, मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कह रहा है, तो 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो ये आरपीएस हो जाएगा। चलिए ई नॉट है कितना, 160, ओके 160, नंबर ऑफ टर्न्स है 20, मैग्नेटिक फील्ड है 0.2, सब ऐसा यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं। एरिया देखिए वो भी ऐसा यूनिट है 0.127 और 2 पाई। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि ये एक 0 से ये पॉइंट खत्म कर दे, ओके, 2 दूना 4 कर दे, और 4 से ये 40 कर दे, ठीक है ना, 40 कर दे, और यहाँ पे 6.25 0.127 कर दे नीचे, ये लगभग 0.7 के आसपास आएगा, 0.7 आएगा नीचे, मतलब 1 से थोड़ा कम, तो ये लगभग 47-48 के आसपास जाएगा। आप वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में उसके आसपास कोई नहीं दिया है, मतलब 47-48 जो आ रहा है, बात खत्म, आंसर 50 आरपीएस। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज एल, कीपिंग द लेंथ एंड एरिया सेम, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल विल नाउ विल बी। देखिए कॉइल के लिए यानी कि सोलेनॉइड के लिए मैंने आपको बोला था कि इतना तो ध्यान रखना ही है आपको, म्यू नॉट छोटा वाला एन स्क्वायर, ये बोल रहा है छोटा वाला एन स्क्वायर ए एल, इसलिए बोलना है क्योंकि छोटा वाला एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई लेंथ। तो जब जब जरूरत पड़ेगा तो छोटा वाला एन को घटा के बड़े वाले एन में ला देंगे हम ये, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं बोल रहा था, हम लोग कैपिटल एन ले आएंगे, कैपिटल एन ले आएंगे, तो कैपिटल एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल का स्क्वायर ए एल, एल से एक एल काट दीजिए तो आ गया म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर ए बाई एल। तो कोई कहेगा कि हम सेल्फ इंडक्टेंस का ये वाला फॉर्मूला याद रखते हैं सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई एक ही याद रखिएगा, नहीं तो मैंने देखा है लोगों को सब 2-3 तरह का, अभी इसको और बनाया जा सकता है, वॉल्यूम लाया जा सकता है, क्या क्या लाया जा सकता है। तो मैंने देखा है कि सबको याद करने के चक्कर में आपने खिचड़ी कर दिया है, ठीक है, ए में का ओ में और ओ में का ए में हो गया है, तो एग्जाम के टाइम में परेशानी हो जाएगी। एनीवेज यहाँ पे आइए, कह रहा है लेंथ को और एरिया सबको कांस्टेंट रख रहे हैं, तो ये एन स्क्वायर से वेरी कर रहा है, तो 4 गुना किए हैं तो 16 गुना हो जाएगा। रुकिए, द नंबर ऑफ कीपिंग द लेंथ एंड एरिया सेम, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स द सेल्फ इंडक्टेंस। हाँ ठीक है जी, तो 4 × 16 और कुछ किया नहीं है, तो स्क्वायर। ओके नेक्स्ट। देखिए जब भी कभी गौर से सुनिएगा, जब भी कभी एक लूप में करंट देके उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना, और दूसरे लूप में फ्लक्स होगा, इस तरह के जब क्वेश्चंस पूछेगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेगा, तो
एक बात का ध्यान रखिएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा, वो ये कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा ये छोटे वाले का एरिया लेना है, एरिया ऑफ स्मॉल लूप, ठीक है ना, और बड़े वाले का मैग्नेटिक फील्ड लेना है, बी फील्ड ड्यू टू लार्जर लूप। ये बात को पकड़ लेंगे आप, बहुत आपको आसानी हो जाएगा सब जगह। जाहिर सी बात है, बी फील्ड लार्जर का ले रहे हैं मतलब करंट किसका लेंगे, लार्जर का लेंगे, क्योंकि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना। ऐसे सोचना है, ऐसे सोचना है हमेशा, ठीक है ना। तो फिलहाल ये प्रोपोर्शनलिटी ही पूछ रहा है, तो काम हमारा यहीं पे हो गया। कभी क्वेश्चन में बोलेगा कि नहीं निकालिए पूरा, तो प्रॉपर हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना, डी/dt सब करेंगे। आइए, यहां पे जरूरत नहीं पड़ा, सिर्फ प्रोपोर्शनल कह रहा है, तो छोटे वाले का एरिया मतलब बी स्क्वायर, ठीक है ना, बी स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड किसका ले रहे हैं जी, बड़े वाले का। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होता है, साइड्स के, लूप के जो साइड्स है तब, या रेडियस है तब, वो किधर आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। ये बात तो पहले से आप जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए ऊपर में बी स्क्वायर, नीचे में ए, सो सिंपल। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं सोचेंगे तो इसमें लग जाएगा आपका अच्छा खासा समय। टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स आर मेड बाय वाइंडिंग, एक बार फिर से पढ़िए आप, वहां काफी शाइन करने लगता है। 45, ओके। टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स आर मेड बाय वाइंडिंग थिन इंसुलेटेड, ठीक है ना। ये वन ऑफ द सोलेनॉइड्स है, इतना टर्न दूसरा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, एक सोलेनॉइड के अंदर दूसरा सोलेनॉइड घुसा रखा है, लेकिन इस दोनों सोलेनॉइड लगभग सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया के हैं, एरिया एक ही दे रहा है, मतलब दोनों का सेम है, ठीक है ना। तो जब वैसे कंडीशन में दे दे तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स होगा, जो पीछे वाले जो रिलेशन बोले हैं उसी से आएगा, उसी से आएगा, ठीक है ना। और तो कुछ नहीं ना कह रहा है, नहीं, ठीक है ना। तो जो उस समय म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो आप कहेंगे म्यू नॉट N1 N2 A/L। आपको इसमें साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें कोई मैंने नया बात नहीं किया है। वहां पे देखिए N स्क्वायर आया था, ठीक है ना, तो एक ही लूप का था, अब इसमें दोनों का है, इसलिए N1 N2 ओवरऑल स्क्वायर का फॉर्म ले लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से दो कॉइल जिनका एरिया सब सेम कह रहा है, तो ये लीजिए म्यूचुअल इंडक्टेंस ये है, इसमें चेंज कीजिएगा तब उसमें होगा। यहाँ पे आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन लार्जर लूप है कौन स्मॉलर लूप, क्योंकि दोनों लूप सेम है। तो जब दोनों लूप का एरिया सेम हो जाए तो ये वाली बात करेंगे आप, ये वाली बात करेंगे आप, सिंपल दोनों का वैल्यू डालिए, काम खत्म हो जाएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है ना। हाँ, ये वाला जो ले रहे हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसलिए एल लिखना उचित नहीं है, इसको क्या कहेंगे, एम। म्यू नॉट का वैल्यू लिखिए जल्दी जल्दी, 4.10⁻⁷ N1 है 300, N2 है 400, एरिया कितना है तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10⁻², -4 मीटर स्क्वायर। इसको डायरेक्ट -3 लिख सकते थे, 10 से उसको ये कैंसिल करके, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में लेकिन आप ऐसे किया करें ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, आप अपना कपार नहीं फोड़े बाद में। लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, तो उसको मैंने 0.2 लिख दिया, चलेगा। इसको जल्दी सॉल्व कीजिए। पाई रहने दिया है ऑप्शन में, तो हम भी रहने देंगे, ठीक है, ओके। ये देखिए नीचे में 10 आया इसके, तो 10 ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो 10 ऊपर चला गया तो ये 100 हो गया, 100 हो गया। इससे फरिया देते हैं इसको, तो ये -2 हो गया। फिर इसको काट दीजिए तो वो -2 भी खत्म हो गया, तो यहाँ तक सब खत्म, ठीक है ना। और नीचे में अब 2 बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 2 से 4 को काटिए तो 2 आया ऊपर, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। 2 आया ऊपर, तो 4 पाई इंटू 3 दूना 6, 3 दूना 6, और ये 2 जीरो भी बचा हुआ है, तो 10⁻⁻5 सही जा रहा है। तो 24 पाई इंटू 10⁻⁻5, ये कह रहा है इसको 2.4 कह दीजिए, ठीक है कह दीजिए, इसको 2.4 कहेंगे तो -4 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपका चेक कर रहा है, कह रहा है कि प्रोटॉन को फेंका गया है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, ओके बाबा, मतलब जिधर प्रोटॉन चलेगा उधर ही करंट का डायरेक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो करंट का डायरेक्शन है ये, ठीक है ना। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल से आप लाएंगे तो ये वाले लूप के अंदर से बाहर आ रहा होगा, अंदर से बाहर आ रहा होगा, इसके वजह से फील्ड, करंट की वजह से। अगर उसको हम B1 कह दिए, व्हाटएवर सिंपल B कहिए तो चलेगा। अब आप बताइए कि क्या ये करंट कांस्टेंट है? नहीं, जब ये दूर था तो ऐसे था जैसे कोई करंट नहीं है, जैसे जैसे पास आया
तो ये कहेगा हाँ चल रहा है चार्ज, करंट है, और वो करंट बढ़ रहा है, मतलब जीरो से कुछ हो रहा है, ठीक। तो करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा बाहर की तरफ, उसको ये लूप करेगा अपोज करने के लिए ये अपना फील्ड करेगा, चलो अंदर, काहे बढ़ रहे हो, चलो अंदर। तो ये देखो फील्ड अंदर, तो ये क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो इसमें करंट इंड्यूस होगा, जब वो पास आ रहा था तो इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज होगा। ध्यान रखिएगा, मैंने एक लाइन बोला अभी, वो जब वो पास आ रहा था, तो ध्यान रखिए ये सारी कहानी पलट जाएगी जब वो मिड पॉइंट से आगे बढ़ेगा, तो तब उस समय करंट घटने लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड घटने लगेगा, तो ये बोलेगा मत घटो के लिए उल्टा बना देगा जी, ठीक। तो इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक। अब आइए, ये सारे कॉन्सेप्ट आपने सुना, ये सिंपल पूछ रहा है कि भैया जब ये आ रहा था तो कुछ होगा क्या, तो हाँ, जब ये अपोज करेगा तो ये नॉर्थ पोल जो इधर की तरफ दिख रहा था तो उसको अपोज करेंगे, अपना फील्ड ऐसे करेगा, अपोज करेगा मतलब रिपल्सन करेगा, किसी चीज को रिपेल किया जाएगा तो दूर भागेगा, तो एलोंग सी। हाँ, ध्यान रखिएगा, ये खूबसूरत बात है कि डायरेक्शन ऑफ पाथ तो प्रोटॉन पूछ रहा है पी के आगे, पी अभी देख रहे हैं ना मिड पॉइंट के पहले ही है, तो पी के बाद ऐसे टर्न मार रहा है, ध्यान रखिएगा, पी के बाद कहानी पलट जाती, उल्टा हो जाता। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ द कॉइल। अच्छा, ओके, कुछ नहीं करना है जी, कॉइल के साथ दे रखा है और फाई का वैल्यू दे रखा है, तो डी फाई बाई डी टी कर देंगे, और एन नंबर ऑफ कॉइल्स है तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जल्दी से पहले डी फाई बाई डी टी कर दीजिए, वो हो जाएगा 66t + 4, ठीक है ना, 4, और क्या कहते हैं, डी फाई बाई डी टी आपने किया है, तो यही ईएमएफ होगा, ये एक कॉइल के लिए होगा, एन नंबर ऑफ एन कर देंगे, तो कुछ नहीं, यहाँ एन से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ भी एन से मल्टीप्लाई कीजिए। आइए, एन का वैल्यू है 500 और टी 5 सेकंड में कह रहा था, 6 × 5 = 34, 34 सेकंड हो रहा है, 34 सेकंड हो रहा है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये मिली वेबर में था, तो ठीक है, ये भी मिली वोल्ट में रहेगा, तो ये हो जाएगा मिली को गैप किया जाए, हाँ ये भी गैप कर रहा है, देख लीजिए कर रहा है, क्योंकि इतना बड़ा लिख के तो कहीं मिली तो दे नहीं रहा है, ये तो गैप कर रहा है, तो आप भी कर दीजिए। आप क्या करेंगे, इसको तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तब ये वोल्ट हो जाएगा, तो ये 2 और ये 17, तो 17 वोल्ट आएगा। ध्यान रखिए, ऑप्शन में तेजी में आप गलती कर बैठे, इसके लिए ऑप्शन में 17 मिली वोल्ट भी दे रहा है, ठीक है ना। आप जानते हैं जो नीट एग्जाम है वो कई बार ऐसे क्वेश्चन देता है कि आपसे गलती हो जाए, इसलिए वो सिलेक्शन करवाना चाहता है आपका, ये बात की बात है, वो रिजेक्शन करवाना चाहता है, तो आपको संभलना है अपने आप को कि गलती ना हो जाए जी। When the length of a solenoid and number of turns per unit length are doubled, ये ऐसे क्वेश्चन अभी आज समझा दिए हैं, वो कर लीजिएगा, सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस लिखिए और कर लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 53, नॉन कंडक्टिंग रिंग हैविंग a uniformly distributed negative charge is placed in the plane of smooth paper, ठीक है, लो जी रख दिए, और ये नेगेटिवली चार्ज है, मतलब सब जगह चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ध्यान रखिए, नॉन कंडक्टिंग है, मतलब इसको नचाएंगे तो ये सब चार्ज नचेगा। देखिए, नॉन कंडक्टिंग लिखते फील करना आपको जरूरी है, इसको हम क्लॉकवाइज नचाएंगे तो करंट होगा इसके वजह से, और नेगेटिवली चार्ज है तो जब ये क्लॉकवाइज नचाएंगे तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है ना, ऐसी कुछ बात है। आगे देखते हैं, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, अब वो घट रहा है, तो ये जो लूप है इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा, बहुत बढ़िया, फ्लक्स चेंज होगा, तो कहेगा मत चेंज हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यही लोग कहता है ना, ठीक है ना, कि अगर बढ़ रहा है तो बोलेगा मत बढ़ो, और घट रहा है तो बोलेगा मत घटो, ठीक। तो अगर ये घट रहा है तो बोलेगा मत घटो का क्या मतलब है कि तुम जिधर थे उधर मैं भी इंड्यूस्ड फील्ड पैदा कर देता हूं ताकि तुम मत घटो, थोड़ा मेरा वाला भी जोड़ लो उसमें, ठीक है ना। तो ये लो, अंदर की तरफ है, मत घटो, तो मेरा भी फील्ड अंदर होगा, इसलिए करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। देख लो पहले, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, और चूंकि ये निगेटिवली चार्ज रिंग है तो इसलिए इसको कैसे जाना होगा, एंटी क्लॉकवाइज है। बड़ा सुंदर बात, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा हूं, रिवाइज कराना चाह रहा हूं, वो है बैक ईएमएफ का। तो देखिए, जो मोटर है उसमें उसके आर्मेचर पे बहुत सारा लूप लपेटा हुआ होगा,
और लूप जो होगा मैग्नेट के बीच में डाला हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में डाला हुआ है, ठीक। तो जब लूप में करंट हम देंगे तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगने से रोटेट होगा, और जब रोटेट होगा तो क्या ये जो फ्लक्स, जितना फ्लक्स उससे पास हो रहा था पहले, वो चेंज करने लगेगा। अब साइक्लिकल चेंज होगा, ठीक है बाबा, चेंज होगा। जब वो चेंज होगा तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ ओरिजिनल को विरोध करेगा। यही तो कॉन्सेप्ट है मोटर के चलने का, ठीक है ना। तो जो काम करवा रहा होगा वो विरोध वाला होगा, ठीक है ना। कितना वो बैक ईएमएफ दे रहा है उतना अच्छा मोटर वो काम कर रहा होगा, उतना लोड सहेगा। तो एक हो जाएगा ईएमएफ और दूसरा हो जाएगा बैक ईएमएफ। ये जो ईएमएफ होगा ये रिस्पॉन्सिबल होगा करंट के लिए, ठीक है ना। और ये जो बैक ईएमएफ है ये रिस्पॉन्सिबल होगा पावर के लिए, कि मशीन से आप पंखा चलवा रहे थे, ठीक है, पंखा कितना अच्छा चलेगा ये बैक ईएमएफ पे डिपेंड करेगा। याद रखिएगा, ईएमएफ आपने अप्लाई किया है तो ये ऑलवेज है, ठीक है ना। बैक ईएमएफ जब ये नचना शुरू हुआ तब इसका कॉन्सेप्ट आया। तो शुरू में जैसे आपने स्विच ऑन किया उस समय अच्छा खासा करंट होगा, क्योंकि करंट बराबर जानते ही हैं बाई आर होता है। लेकिन जैसे जैसे ये अब रोटेट करना शुरू होगा तो ई नेट कुछ और हो जाएगा, अब दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ई माइनस ई बी बाई आर हो जाएगा, ठीक है ना। ये मामला है। आप अब इसी से को देख के समझ गए कि करंट बाद में घटने लगेगा, ठीक है ना। तो आइए, फुल स्पीड बैक ईएमएफ ऑफ द मोटर 200 वोल्ट है, द वैल्यू ऑफ करंट इन द आर्मेचर एट फुल स्पीड इज। तो ये वाला सुंदर बात जब आप समझ गए तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोटा हो गया। करंट पूछ रहा है तो कहिएगा 220 माइनस 200 डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस है 2 ओम का, मतलब 20/2 बराबर 10 एम्पियर। ध्यान रखिए, जैसे स्विच ऑन किए थे, अगर कोई यहाँ पे जितना आपको पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से 220/2 होगा इनिशियल करंट, 110 एम्पियर करंट हो जाएगा। वो भी ऑप्शन में दे रहा है, देख रहे हैं ना, ये काफी हाई करंट है। अरे 10, 20, 40 एम्पियर तक आते आते तो ये इतना हाई करंट हो जाता है कि घरों के लिए आपके यही बहुत हो जाता है, जल जाएगा तार सब, ठीक है ना। तो उस समय जैसे आप ऑन करते हैं तो बचाने के लिए आपका मोटर जल ना जाए शुरू में इतना हाई करंट से, बाद में 10 एम्पियर है ये सही है, ओके चलेगा, इतना तो वो बर्दाश्त करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरू में कहीं जल ना जाए इसलिए उसका उपाय किया जाएगा, कुछ और ड्राइवर सर्किट साथ में यूज किया जाएगा जिसमें कुछ कैपेसिटर होंगे, कुछ और होंगे, ठीक है ना। तो आप जानते हैं फैन में कैपेसिटर्स होते भी है। एनीवेज, बात यह है कि करंट कितना होगा तो उस समय का नेट ईएमएफ हमको देखना है। क्लियर है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। करंट इन एन इंडक्टेंस कॉइल, क्वेश्चन नंबर 55 है ना, हाँ, वैरीज विद टाइम टी ग्राफ, ठीक है ना, वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। हाँ देखिए, यहां पे देखिए करंट का वैल्यू बढ़ रहा है लेकिन ये साइनोसॉइडल नहीं है। साइनोसॉइडल होता तो ये आपको मेन यही पढ़ना है, सब जगह साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा करते जाना है, ठीक है ना। लेकिन ये वो नहीं है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जो di/dt है उसको जरा हम लोग देखना चाहेंगे। तो di/dt अगर आप करेंगे तो यही तो tan थीटा है, और ये मिड पॉइंट तक tan थीटा पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। थीटा पॉजिटिव है तो tan थीटा भी पॉजिटिव होगा, कांस्टेंट है ये θ1, और यहां पे θ2 करें तो ये मोर देन 90 डिग्री है तो tan थीटा नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो tan थीटा आधे रास्ते के लिए पॉजिटिव होगा और आधे रास्ते के लिए नेगेटिव होगा। अब आइए, इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहा है, तो आप कहेंगे माइनस L di/dt, ठीक है ना, या डेल्टा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डेल्टा यहाँ लेके चल रहे हैं तो डेल्टा यहाँ, ये एवरेज चेंज होता है, ये वो छोटा वाला डी इंस्टेंटेनियस चेंज होता है, व्हाटएवर, ठीक है ना। तो L di/dt, ये di/dt जो है ये तो tan थीटा है, तो माइनस L tan थीटा, और tan थीटा कांस्टेंट है, शायद 45 डिग्री ही दे रहा है, ऐसा कुछ लिख नहीं रहा था, हम लोग को कमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी है वो कांस्टेंट है आधे रास्ते तक। तो आधे रास्ते तक इसका आप जब ग्राफ लेंगे तो ये वाला ग्राफ तो साइनोसॉइडल का होता है, तो ये यहाँ पे तो है नहीं, तो जब इसका ग्राफ अब लेंगे तो आधे रास्ते तक ये जो है ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि L तो कांस्टेंट ही है, tan थीटा भी कांस्टेंट है, तो ईएमएफ भी कांस्टेंट होगा, नेगेटिव होगा। तो आधे रास्ते के बाद
tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आधे राशि के बाद ये हो जाएगा, तो ग्राफ मिलेगा ऐसा टाइम के साथ, ठीक है ना। तो इसमें कोई शक नहीं रखिएगा, ग्राफ ये मिलेगा। प्रॉब्लम ये है कि चारों ऑप्शन में से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है जिसमें पहले नेगेटिव कांस्टेंट है और बाद में पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो अब आपकी मजबूरी है कि एक चुनना है, तो 4 नंबर हम लोग चुन लेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि ये पूरी तरह सही नहीं है आंसर, ये मजबूरी में चुन रहे हैं क्योंकि चारों में से एक बेस्ट चुनना होता है। ठीक, ग्राफ सही ये होता कि ये पहले जो मिल रहा है ये नीचे मिलता, अब बाद में जो मिल रहा है वो ऊपर मिलता, तो वो बेस्ट आंसर होता। पढ़ते हैं आगे। 56 में ये लूप को ले जा रहे हैं उस फील्ड में, ठीक है ना। कुछ देर बाद ये लूप इसके अंदर चल रहा होगा और कुछ देर बाद फिर बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है ना। और कुछ देर बाद बिल्कुल बाहर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बाहर था, ठीक। तो पहले बाहर था तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि कोई फ्लक्स में चेंज नहीं है, तो कोई करंट नहीं होगा, कुछ इंडक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे इंटर कर रहा होगा, ठीक, तो ग्राफ ये लेने के लिए कह रहा होगा कि ठीक इंटर वाले से, क्योंकि पहले अगर कहेगा तो पहले जीरो हो जाएगा, ऐसा कोई ग्राफ में दिख नहीं रहा है। इट्स फ्रंट एज इंटर्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड, देखिए इंटर करा दिया ना, एट टी बराबर 0, ठीक। शुरुआत में वो इंटर किया, तो इंटर किया तो आप कहेंगे फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है। थोड़ी देर बाद फुल फ्लक्स इसके अंदर आ जाएगा और उसके बाद फिर जब तक अंदर रहेगा कोई चेंज नहीं आएगा, फुल फ्लक्स रहेगा, ठीक है। फिर जब निकलने लगेगा तो फ्लक्स घटने लगेगा। तो जब फ्लक्स बढ़ रहा था, ये जैसे इसके अंदर जा रहा था तो फ्लक्स बढ़ रहा था तो भी चेंज हो रहा था, ठीक है ना। और जब फ्लक्स घट रहा है तो भी चेंज हो रहा था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ईएमएफ को फ्लक्स से मतलब है कि चेंज इन फ्लक्स से मतलब है, उसको चेंज इन फ्लक्स से मतलब है, ध्यान रखिएगा, चेंज से मतलब है। डी फाई बाई डी टी पूरे चैप्टर में यही चल रहा होता है, फ्लक्स में चेंज, फ्लक्स में चेंज। अगर डी फाई जीरो तो ईएमएफ जीरो, देखिए अभी भी तो इतना सारा लिखे थे, तो डी फाई जीरो तो ईएमएफ भी जीरो, करंट जीरो, सब जीरो, क्लियर। तो जब ये गया तो बढ़ना शुरू हुआ, तो शुरू में ईएमएफ, चूंकि अगर इसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा, डी आई बाई, तो डी आई बाई डी टी भी कांस्टेंट आएगा, क्या डी फाई बाई डी टी कांस्टेंट आएगा। तो शुरू में कुछ देर तक ईएमएफ मिलेगा और वो कांस्टेंट मिलेगा। तो ये तो गया, ये भी गया, बच गया ये लीजिए, ठीक है ना। तो शुरू में कांस्टेंट मिलेगा, जब जितना दूर तक अंदर है उतना दूर तक नहीं मिलेगा, और फिर जब बाहर निकल रहा था तो फिर वहां पे मिलेगा। क्लियर है? ओके। 57 में वर्क डन पूछ रहा है, करंट अगर किसी सोलेनॉइड में 0 से 2 एम्पियर तक की है तो 20 जूल है। तो आप जानते हैं कि जो एनर्जी है किसी सोलेनॉइड में या किसी इंडक्टर में वो हाफ LI² होता है। बहुत बढ़िया। तो वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन कहिएगा E2 माइनस E1 होता है, लिख लेंगे हम लोग। तो चलिए पहला वाला में कह रहा है कि 20 जूल है अगर, ठीक है ना, कहां से कहां तक? 0 से 2 तक। तो आप बताइए कि ये मैं फिर रेशियो लेने जा रहा हूं, W1 W2 कुछ ऐसा ही पूछ रहा है ना, तो ये हाफ L तो सब जगह कटने जा रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 20 प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना, 2² माइनस 0² के, क्योंकि इसी से ना मतलब रह गई, तो सबका कट जाएगा रेशियो लेंगे तो। अगले में कह रहा है इंक्रीजिंग द करंट फ्रॉम 4 to 6, देख रहा है ना। अब इसमें W' पूछ रहा है वर्क डन, और कहां से कहां तक? तो कह रहा है 4 से 6 तक, तो 6² माइनस 4² हो गया आंसर। 2 दूना 4, 36 में से 16 गया 20, इसलिए 1/5, इसलिए W' इक्वल टू 20 25 100 जूल आंसर। $59 करंट फ्लोइंग इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस दे रखा है 2 हेनरी, ठीक है, और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/3 दे रहा है, ठीक है। π/3 क्या हो गया? वो फेज कांस्टेंट है। जब t बराबर 0 लेंगे तो उस समय साइन π/3 वैल्यू कुछ रहेगा, ठीक है ना। t बराबर 0 पे करंट 0 नहीं होगा। इस इक्वेशन का इतना ही मतलब है। एनीवेज ऐसे ही हम लोग जल्दी रिवाइज करने वाले हैं। आइए, where I in amperes centimeter the maximum value of the EMF induced in the inductor is तो कुछ नहीं, L di by dt। E बराबर L di by dt। मैं माइनस को अभी थोड़ी देर छोड़ रहा हूं क्योंकि तो वैल्यू तो खाली पूछ रहा है जी। di by dt कर दीजिए। L इसको di by dt करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, ठीक है ना।
डी बाई डी टी करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा। ठीक है बाबा, ठीक। तो ओमेगा 40 है ना, तो उसको बाहर लाइए ना अभी ये, तो 40 दूना 80 कर देते हैं। ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, ठीक जा रहे हैं। तो ये आया ईएमएफ। तो ईएमएफ किसके बराबर है, किसके बराबर है? तो आप कहेंगे ओमेगा एल, ओमेगा एल। ई नॉट किसके बराबर है? तो कहिएगा ओमेगा एल, ई बराबर ई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है ना। ओमेगा कितना दिया हुआ है? 40। हाँ देख दीजिए, वहां पे 2 पहले से पड़ा हुआ था, वो बाप रे बाप गलती से छूट जाएगा, गड़बड़ा जाइएगा सब। 2 पहले से पड़ा हुआ था तो वो तो रहेगा ना भाई, ठीक है ना। ओमेगा दे रहा है 40, एल का वैल्यू दे रहा है 2 और पहले से 2 पड़ा हुआ है, देख रहे हैं ना। ये छोटा सा 2 छूट जाता तो आंसर हमारा 80 आ जाता, और है आंसर कितना? 160। क्वेश्चन नंबर 62, which of the following is not based on the application of AD current? जल्दी से थोड़ा सा AD करंट मैं बता दूं आपको। AD करंट, AD किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। AD का मतलब एनर्जी बर्बाद करने वाला, कुछ बर्बादी करने वाला, बेकार वाला। नाम में बेकार वाला है, लेकिन बाद में पता चला कि भाई जिसको आप पहले बेकार समझते हैं वो इंसान बहुत काम का निकलता है, ठीक है ना। तो एडी करंट जो है बाद में इतना ना काम का हुआ कि आज इस पर बेस्ड क्या क्या बना के आप बैठे हुए। एडी करंट पे मोटर बेस्ड है, सारे मोटर नहीं, एडी करंट वाले मोटर, ठीक है, जिसको इंडक्शन मोटर कहते हैं, ठीक है ना। ये जो क्या कहते हैं स्पीडोमीटर गाड़ियों का, वो डिस्क से नाप रहा होता है। तो समझ रहे हैं ना, ये क्या कहते हैं एप्लीकेशन जम के इसका एक ऐसा आमीटर भी बनाया गया है जो करंट नाप रहा है, ठीक है, एडी करंट का यूज करके। ये जो शहर का कचरा जमा किया जाता है, ठीक है ना, पता चला कि वो हम चाहते हैं कि मेटल को ना फेंका जाए ऐसे, तो कचरे में से मेटल को निकाल ले बाहर। ये लीजिए, वहां पे एडी करंट का यूज कर रहे हैं और वो कन्वेयर बेल्ट पे सारे कचरा को एक साथ आगे फेंक रहे हैं, और पता चल रहा है कि वो मेटल को धकिया के अलग कर दे रहा है, बाकी कचरा को आगे जाने दे रहा है। कमाल की एप्लीकेशंस है। और इंडक्शन हीटर तो बहुत कॉमन होते जा रहा है धीरे धीरे। तो ये सब बातें थी। तो एडी करंट है क्या? तो पता चला कि कोई अगर प्लेट है, मेटल प्लेट है, इस प्लेट को हम ले आए, ये मेटल प्लेट है, इस प्लेट को हम ले आए किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले गए, क्या मैग्नेटिक फील्ड को ले आए इसके पास, जैसे भी लाए, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अगर आया, तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा फ्लक्स चेंज होगा, उस जगह पे चेंज होगा, तो उसको अपोज करने के लिए ये सर्कुलर करेंट्स पैदा करेगा, सर्कुलर करेंट्स पैदा करेगा इस प्रकार से। जब पूरा प्लेट घुस रहा होगा तो सब में से पैदा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये प्लेट के अंदर करंट है, बहुत सारे करंट्स है, तो प्लेट हो जाएगा गर्म। जहां पे करंट होता है वायर में, तो प्लेट गर्म नहीं हो जाएगा जी। अब प्लेट गर्म हो गया, उसे जो काम कीजिए। इतना ही नहीं, ये अपोज भी करता है, तो इसलिए ये धकियाया भी जाएगा, अपोज करने के लिए फोर्स भी लगेगा, तो ये फेंका भी जाएगा। और आप अगर आप उधर से बांध रखे हैं तो फेंकाएंगे नहीं, खाली गर्म होगा तो आप खाना बनाइए, जो करना है व्हाटएवर, तो उसको कहते हैं एडी करंट। अच्छा, डेड बिट गैल्वेनोमीटर का नाम है यहाँ, ठीक है ना। तो स्पीडोमीटर गाड़ियों का बिल्कुल एक डिस्क होता है अंदर में, वहां से एडी करंट को नाप के आपको बता रहा होता है कितना स्पीड में चल रहा है, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर अब जानते हैं स्मॉल करंट्स को नापने के लिए, तो बिल्कुल ये भी स्मॉल करंट को ही नापेगा। डेड बीट का क्या मतलब है कि जो नॉर्मल गैल्वेनोमीटर है वो जैसे ही आप टच कराते हैं करंट को नापने के लिए, तो ये पहले थरथरा के तब एक जगह आकर रुकता है। मान लीजिए कि इसको करंट यहां बताना है, ये करंट यहां बताना है, तो थरथरा के टक 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 करके यहां पर रुक जाएगा, ठीक है ना। डेड बीट में क्या होगा कि जो थरथरा रहा था ना, तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, एडी करंट पैदा हो रहा था उसके वजह से। और ये जैसे आप सटाया है तुरंत ये करंट बता देगा इतना करंट है, वही बात खत्म। तो थरथराना खत्म हो जाएगा, जो बीट है ना उसको डेड कर देगा। बड़ी सुंदर बात है, ठीक। और घरों में जो एनर्जी मीटर था, जो पहले वाला, आजकल तो डिजिटल मीटर आ गया है, उसके दूसरे उपाय है। जो एनर्जी मीटर्स है पहले वाले, उसमें डिस्क नचता था, आप कभी कभी डिस्क नचते हुए भी देखते होंगे, तो उस तरह की चीजें थी। तो ये सब इस पे हाँ बेस्ड है। ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड है, वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे, वो एडी करंट पे नहीं। तो ये बात ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा है, 2 कॉइल देके, एक सर्कुलर कॉइल अंदर में है और एक बड़ा सा, काफी बड़ा है, ध्यान रखिएगा। ये काफी बड़ा लिखने का मतलब ये है कि सर्कुलर लूप जो बीच में है उसमें सब जगह मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा बाहर वाले की वजह से वो कांस्टेंट आएगा, तो लिखना आसान हो जाएगा। और आज ही हमने कहा है कि जब म्यूचुअल इंडक्टेंस देखना हो आपको, तो एरिया लेंगे छोटे वाले का
और मैग्नेटिक फील्ड और करंट लेंगे बड़े वाले का, तो आप क्या कहते हैं कि फाई बराबर एम आई होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस में, और सेल्फ इंडक्टेंस होता तो कहते फाई बराबर एल आई, ठीक है ना। तो यहां पे आप कहेंगे फाई बराबर एम आई जो आपने लिखा। चलिए, तो फाई क्या हो जाएगा, तो कहिएगा क्या कहते हैं बी ए फ्लक्स, ठीक, एम आई। और मैंने आपको सिखाया है कि एरिया लेना है छोटे वाले का, तो ये लीजिए स्मॉल, मैग्नेटिक फील्ड किसका लेना है, लार्ज वाले का, करंट किसका लेना है, लार्ज वाले का, हो गया बात खत्म, ठीक है ना। तो आप लार्ज का मतलब ये जो 4 रॉड का बना हुआ है, एक रॉड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं, वो निकाल लेंगे आप साइन फाई 1 फाई 2 करके जो निकालते हैं, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। उस मैग्नेटिक फील्ड में करंट आ रहा होगा लार्ज का, तो करंट से करंट कट जाएगा, ठीक है ना। एरिया स्मॉल वाले का लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, एम निकल जाएगा। ओके, मैंने फिजिक्स बता दिया आपको, और छोटा सा कैलकुलेशन कर लेंगे, काम निकल जाएगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में लूप है ये, और करंट कैरिंग केबल ऐसे है, दिख रहा है ना, अंदर की तरफ जा रहा है। If the magnitude of current is decreasing with time, then the current induced in the loop is। तो सबसे पहले लूप से फ्लक्स देखेंगे कि क्या हो रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो ये देखिए, करंट अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर ऐसे ऐसे होगा उस करंट की वजह से, तो ये तो लूप के थ्रू चल रहा होगा, लूप के ना अंदर जा रहा होगा ना बाहर आ रहा होगा। तो आप ये वाला जो लूप के पेरीमीटर के एलोंग मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, आप उसको बढ़ाएंगे घटाएंगे तो लूप में कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं आएगा, ठीक है ना। वो तब आता जब इसे क्रॉस करता फील्ड, ठीक है ना, ये बात। स्लॉटिंग प्रोसेस इन अ मेटेलिक शीट कॉजेज। तो देखिए, स्लॉटिंग का मतलब होता है फांक बना देना, मतलब खांच बना देना बीच बीच में। ये देखिए, कोई प्लेट है और हम क्या किए कि ये प्लेट पहले ऐसे था, अब इस प्लेट को ठीक है ऐसे मैंने बना दिया। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा ये मेटल पार्ट है और बीच में गैप आ गया, इसको कहते हैं स्लॉटिंग। कुछ नहीं, कंघी की तरह बना देना, अच्छा, ऐसा करने से क्या हुआ जरा देखिए। तो जब इसमें फ्लक्स इस प्लेट के थ्रू चेंज कर रहे थे तो सर्कुलर करंट्स आ रहे थे, जिसको आपने एडी करंट नाम दिया है। अब देखिए, उस करंट को यहाँ चलने के लिए जगह है, आगे गैप आ गया बीच में, तो करंट थोड़ा सा कोशिश तो करेगा, लेकिन उसको सर्किट नहीं बना पाएगा, लूप नहीं बना पाएगा, तो कोशिश करके हार जाएगा। तो एडी करंट न के बराबर होगा जी। तो न के बराबर करने के लिए ये सब चीजें कर रहे होते हैं कि सबके बीच में कुछ ऐसा इंसुलेशन कर देते हैं, ठीक है ना। इंसुलेट, यहाँ पे एयर बैड कंडक्टर आ गया बीच में, ठीक है ना। वही अगर ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसमें बहुत सारे ऐसे जो कोर लेंगे उसके, या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, तो कोर में एडी करंट का चांस रहेगा, तो कोर को मल्टीपल प्लेट्स में बांट देंगे और सबको प्लेट को लेमिनेट कर देंगे, मतलब बीच में बैड कंडक्टर ला देंगे। लेमिनेशन का मतलब यही है। तो ये टॉप नहीं पाएगा एक प्लेट से दूसरे प्लेट में, एडी करंट न के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे एडी करंट एनर्जी लॉस करवा रहा था। बहुत सुंदर बात। आइए, द इंक्रीज ऑफ द रेसिस्टेंस इन द पाथ, हाँ रेसिस्टेंस इंक्रीज कर गया, इनफैक्ट गैप हो गया तो इनफाइनाइट जैसा हो गया। डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एडी करंट, हाँ भाई, एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए ये काम करते हैं। ऑल ऑफ दिस होता हुआ दिख रहा है ना। फीबल का मतलब कम करना, नो के बराबर करना। फीबल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ठीक है ना। मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ रहा था तो करंट आ जा रहा था, तो उसकी वजह से डैम्पिंग हो रहा था कि एक बार हम जितना कैलकुलेट करना चाहते उससे कम वैल्यू आ जा रहा था, धीरे धीरे। तो ये एनर्जी को बर्बाद कर रहा था, और आप जानते हैं कि चीजें एनर्जी बर्बाद होगी तो उनका जो मोशन था वो डैम्प होने लगेगा, कम होने लगेगा, ठीक। तो उसको भी फीबल करेगा, बिल्कुल सही बात है ये बात। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स किस पे डिपेंड करता है जी? तो इस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों कॉइल एक दूसरे से कितना दूर है, ठीक है ना। और दोनों कॉइल एक दूसरे से कितना दूर है, बिल्कुल, क्योंकि इससे फ्लक्स जो निकलेगा कितना इससे पास करेगा, फर्क पड़ेगा। दोनों कॉइल का ओरिएंटेशन कैसे है, क्योंकि अगर ऐसे ऐसे है तो थोड़ा अच्छा है, इससे जो निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे भी गुजरेगा, लेकिन ऐसे मोड़ दिए तो कम होने लगेगा, पूरा 90 पिला दिए तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉइल का ओरिएंटेशन कैसा है, दूरी कितना है, कॉइल का शेप कैसा है, इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है ना। मतलब ज्योमेट्री भी आ जाएगा जी, मीडियम में, हाँ बीच में आप एयर रखे हैं कि क्या रखे हैं, उस हिसाब से फ्लक्स, सेपरेशन बिल्कुल, ओरिएंटेशन बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ट्रेन जो है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे चल रहा है, ठीक है ना।
इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एक्सेल इज मैक्सिमम व्हेन इट मूव्स। अरे एक्सेल यही ना है, तो कुछ नहीं, आप जानते हैं BLV जो होता है ये ईएमएफ पैदा होता है रॉड में। तो धरती जो है अर्थ, आप इस पे जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से यहां से निकलता है और इधर आता है इस प्रकार से। तो ये जो अर्थ है ना, ये इक्वेटर पे अगर आप लेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तो ट्रेन हॉरिजॉन्टल ही चल रहा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि फील्ड लाइंस को वो कट नहीं करेगा, कोई फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। आप उसके अंदर के किसी चार्ज कैरियर को, रॉड के कंडक्टर है ना, तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स भी निकाल सकते हैं। उस फोर्स की वजह से इस इलेक्ट्रॉन में कोई सजावट नहीं आएगा कि चलो एक पॉइंट की तरफ चलो दूसरे, ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। वो तब आएगा जब आप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चला रहे होंगे। तो ट्रेन अगर यहाँ पे आप चलाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वर्टिकल है, ट्रेन तो हमेशा हॉरिजॉन्टल ना चलेगा जी, तो यहाँ पे कट करेगा। तो एट द पोल्स व्हेन इट मूव्स, मैक्सिमम कब होगा एट द पोल्स और जीरो कब होगा इक्वेटर पे, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है जिसको कि आप मोशनल ईएमएफ कहते हैं, ठीक है ये बात। तो इसी के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने कवर किया इन 2 पार्ट में। इसको आप अच्छे से सुनिए, जरूरत पड़े तो फिर से रिवाइज कीजिए और जल्द से जल्द नीट में अच्छा परफॉर्मेंस की खबर सुनाइए। ठीक, रुकते हैं और जल्द ही मिलते हैं अल्टरनेटिंग करंट का रिवीजन लेके। थैंक यू, बाय बाय।